हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए अध्याय के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी तक हमने आपको जो वीडियो दिया है, मुझे विश्वास है आपको बहुत पसंद आया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिया गया है। आने वाले एग्जाम में चाहे वह टीजीटी पीजीटी का हो या जीएस संबंधित जो भी एग्जाम हो, उसमें आपको लाभ मिल सके। तो आज हम आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए अध्याय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन, इससे एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे सामान्य अध्ययन का पेपर हो या सब्जेक्ट संबंधी पेपर हो, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस टाइम हम जो सब बता रहे हैं आपको, जैसे चाहे महान्यायवादी का हो, चाहे राज्य महाधिवक्ता का हो, चाहे नियंत्रक महालेखा परीक्षक का हो या निर्वाचन आयोग का, इसके बाद वित्त आयोग का, उसके बाद हम आपको इंडिविजुअल वीडियो जो छोटे छोटे पार्ट में एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उतना सफिशियंट है, उतना अगर आप पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो आज हम आपको निर्वाचन आयोग, देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है और किस तरह के। कभी कभी निर्वाचन आयोग के प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी उसके अंदर महत्वपूर्ण बातें भी पूछता है, और कभी कभी जोड़ा लगाने के लिए किस भाग के में है, किस अनुच्छेद में है, इस तरह के। जैसे एक और निर्वाचन आयोग वित्त आयोग इस तरह दे देगा, एक और आर्टिकल दे देगा, तो इस तरह से पूछता है। तो भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद किस भाग में है, भाग 15 मतलब भाग 15 एकदम कंठस्थ होना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। हमने भारतीय संविधान के विभिन्न भाग संबंधित वीडियो आपको दिया है। आप हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय संविधान के भाग पढ़ लेंगे तो भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, या उसमें जो मुख्य चीज़ें कब जुड़ी हैं, कब घटी हैं, मतलब इस तरह से कौन सा बिल निश्चित हुआ है, कौन सा जोड़ा गया है, आपको मिल जाएगा। और वहाँ से प्रश्न भी बनता है। तो भाग 15 और अनुच्छेद जो है 324, भाग 15 अनुच्छेद 324 में 3 to 4 इसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन है। यह दो चीज एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ भारतीय संविधान के विभिन्न निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग या इस तरह दे देता है, दूसरी तरफ अनुच्छेद जोड़ा लगाने के लिए या नागरिकता, राज्य निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग इस तरह दे देगा भाग, इसको जोड़ा लगाने के लिए। ये दो चीजें आपकी कंठस्थ हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और लोग गलती करते करते अरे गलती हो गई, तो आप उसको आप समझिए कि अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब आपको हम बेसिक चीज इसकी बताते चलते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे चीज मुख्य चीजें इसमें से पूछी जाती हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप कुछ चीजें जान लीजिए कि भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान होता है। इसका जो नियम निर्देश होता है वह चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों के लिए समान होता है। इसी चीज को आप एक बार ध्यान से फिर समझ लीजिए कि निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 भाग 15 द्वारा व्यवस्था की गई है। यह विभिन्न निर्वाचन जैसे संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराता है और विभिन्न चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संचालित कराते हैं। केंद्र राज्य के लिए इनका समान प्रभुत्व होता है। अब एक चीज और समझिए, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था होती है, उसको निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। उसको आप समझ लीजिए कि जैसे पंचायत और नगर चुनाव, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है वह राज्य सरकार कराती है और राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से उसमें जो हमारा
324 अनुच्छेद निर्वाचन आयोग है, इसमें उसका कोई रोल नहीं होता है। यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। इसी तरह जो नगर निकाय होते हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, तो इनका भी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसको आप ध्यान से समझिए कि प्रश्न कभी कभी बनता है कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, तो उसमें दे देगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, नगर पंचायत। तो आप नगर पंचायत मतलब नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या निम्नलिखित में किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं कराया जाता है, तो उसमें ग्राम पंचायत हो जाएगा। एक चीज और कभी कभी देता है किसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, तो पंचायत और नगर पालिका हो जाएगा। ये समझिए। तो इसका जो मुख्य चीज है कि यह चुनाव जो कराता है, सब चीजें लिखकर नहीं बताई जा सकती। कुछ चीज आपको लेक्चर सुनकर उसको समझना है। आप चाहे नोट्स लिख सकते हैं या हमारे वीडियो के 1-2 बार देख सकते हैं, तो आपका काम स्पष्ट हो जाएगा। अब आप समझिए राज्य निर्वाचन आयोग केंद्र राज्य के लिए समान रूप से प्रभावकारी है। चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराता है। जो चुनाव विधानसभा, विधानमंडल का और क्या कहते हैं कि संसद का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, इनका चुनाव कराता है। नगर जो हमारे नगर निकाय हैं, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, इन सब के चुनाव में निर्वाचन आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब आप समझिए इनकी संरचना। संरचना मतलब ये कैसे होता है, क्या चीजें होती हैं। तो अब आप हम बता दिए कि निर्वाचन आयोग क्या है, क्यों बनाया गया है। चुनाव शांति और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए। कुछ चुनाव नहीं कराता है, उसको बता दिए, पंचायत और नगर निकाय। अब इसकी संरचना में बता दें, अनुच्छेद आर्टिकल 324 में इसकी संरचना का वर्णन है। इस अनुच्छेद में है 324 में से सीधे ही प्रश्न पूछा है कि 324 में क्या है निर्वाचन आयोग, चाहे इनकी नियुक्ति हो, सदस्य संख्या हो, त्यागपत्र हो, कुछ भी हो, सारी चीजें उनसे संबंधित निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 में है। अब आप समझिए कि नंबर 1 इसकी संरचना में कि यह 3 सदस्यीय होता है। कितना? 3 सदस्यीय होता है। 3 सदस्यीय होता है। नंबर 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या 3 सदस्यीय होता है। नंबर 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और उसके बाद इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरा प्लस तीसरा, ये आपके अन्य सदस्य होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब आप समझ गए होंगे कि यह 3 सदस्यीय होता है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ये कह सकते हैं कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य सदस्य। तो कहने का मतलब है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अब यह 3 सदस्यीय होता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। नियुक्ति। अब जो सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? सीधे सीधे आप लिखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, वही इनकी नियुक्ति करता है। अब इसमें चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि निर्वाचन आयोग के सदस्य या मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक ही बार में आप समझ लीजिए। अब नियुक्ति के विषय में
सीधे सीधे पूछता है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश मुख्य आयुक्त या अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और एक मुख्य बात और है कि जो निर्वाचन आयुक्त की स्थिति, निर्वाचन आयुक्त की स्थिति जो है, निर्वाचन आयुक्त की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। सर्वोच्च न्यायालय के, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। मुख्य न्यायाधीश के समान होती है, मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। अब ये लाइन आप समझिए कि जैसे हमने आपको बताया था कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, उसके बाद हम आपको बताए थे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण नहीं करता है। उसी तरह सेम महानियंत्रक महानियंत्रक परिषद जो होता है, कैग जो होता है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, उसका पद भी मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। सेम उसी तरह मुख्य आयुक्त का पद भी उसी के बराबर होता है। तो यह भी जो है, ये भी याद होना चाहिए। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत्न पद धारण नहीं करता, प्रसाद पद धारण नहीं करता है। तो कहने का मतलब है कि हाँ, ये भी स्पष्ट हो गया कि मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। यह प्रश्न इसी तरह प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो उसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। स्पष्ट हो गया कि महान्यायवादी ही होगा अगर इन दोनों को, तीनों का पद समान है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, मुख्य आयुक्त का और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये चीजें आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज भी मिल सकती हैं और कथन कारण में भी मिल सकती हैं कि मुख्य न्यायायुक्त के विषय में कौन सी बातें सही है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य दो अन्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। तो इस तरह के कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये रहा इससे मुख्य चीजें। अब आप समझिए कार्यकाल। कार्यकाल आप समझिए कि इनका जैसे 6 वर्ष कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब आप समझिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे अगर किसी की नियुक्ति होती है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन यदि वह 63 वर्ष की उम्र में पद धारण करता है तो जैसे ही 65 होगा 2 वर्ष बाद, वैसे उसका पद त्याग हो जाएगा, चाहे कार्यकाल पूरा हो चाहे ना हो। तो मुख्य चीज है कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन आयुक्त का उम्र 65 वर्ष से अधिक न हो। सीधी सी बात है, स्पष्ट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि इसको, एक चीज हो गया, अब क्या इसको अपने पद से किस तरह हटाया जा सकता है? तो अगर ये बात स्पष्ट होती है कि इसका पद मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है, तो जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह पद से
पद से हटाया जा सकता है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से तो उसमें क्या है, नंबर 1 सिद्ध कदाचार। हम आपको बताएं, यही चीज नियंत्रक महालेखा परीक्षक में भी बताए थे आपको, इसमें भी सिद्ध कदाचार। और नंबर 2 असमर्थता। इसकी व्याख्या बता चुके हैं कि कदाचार सिद्ध हो जाता है, चाहे पैसे से, चाहे चरित्र से, या अन्य किसी चीज से, कि यह व्यक्ति सही नहीं है, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के लिए सही नहीं है। ये पैसे के लेन देन का मामला हो, चाहे चरित्र मामला हो, कदाचार किसी भी तरह से सिद्ध हो जाए तो पद से हटाया जा सकता है, या असमर्थ हो जाए कि अब यह आयुक्त के पद का निर्वहन करने के लिए अब सक्षम नहीं है, ये असमर्थ है, अब इनका शरीर जो है या समस्याग्रस्त है, यह काम नहीं कर सकते हैं, तो इनको हटाया जा सकता है। इसमें 2 चीजें मुख्य हैं। और हटाए जाने की जो परंपरा है, नंबर 3 क्या है कि राष्ट्र संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत। कुछ चीजें सामान्य बहुमत से हटाई जाती हैं, कुछ चीजें विशेष बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत। इसको ब्रैकेट में 2/3 बहुमत भी आप लिख सकते हैं कि 2/3 बहुमत से और राष्ट्रपति के सहमति से, 2/3 बहुमत से और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाए, 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब समझिए, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है 2/3 बहुमत से। अब प्रश्न जब बनता है, इसको पद से हटाया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, इस तरह से विकल्प हो, विशेष बहुमत, यदि 1/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, 1/4 बहुमत, इनमें से कोई नहीं, तब 2/3 बहुमत से। हमने दोनों चीजें आपको स्पष्ट कर दी। कार्यकाल वैसे 6 वर्ष है, 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है, लेकिन यदि कार्य करने में असमर्थ है, कदाचार सिद्ध हुआ तो हटाया जा सकता है, और संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। जो चीजें संविधान में लिखी गई हैं, उसी के अनुसार व्याख्या आपको हम बता रहे हैं, और एग्जाम में इसी दृष्टिकोण से प्रश्न बनता है। अब समझिए कि कुछ और बातें आप समझ लीजिए कि इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनके जो कार्यकाल है, इनके सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे इनका कार्यकाल अगर ज्वाइन कर लिए हैं और उनका 6 वर्ष कार्यकाल है या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो चल रहा वही चलेगा। नई नियुक्ति के बाद अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो नई नियुक्ति के पहले किया जाएगा। अगर कोई नियुक्त हो जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा कि उनको अब लाभ दे दिया जाए। जो सेवा शर्तें हैं, जो संविधान में लिखित हैं, उसी के अनुसार वो काम करेंगे। अब मुख्य चीजें इसमें जो है, कुछ चीजें आपको इनके कार्य शक्तियों से संबंधित हैं, कई चीजें हैं जिसको हम चर्चा करेंगे। अभी कुछ चीजें और जान लीजिए कि अब आप इनकी सहायता, कार्य कर इनकी सहायता के लिए, इसे इनका कार्यकाल मुख्य पूरे भारतवर्ष का है, तो इनकी सहायता के लिए, इनकी सहायता सबसे पहले, इनकी सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। नंबर क्या होता है, इनकी सहायता के लिए, आप समझिए, इनकी सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उप निर्वाचन आयुक्त, उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहली चीज कि एक उप निर्वाचन आयुक्त जो होंगे वो इनकी सहायता करेंगे। कार्य लंबा है, क्षेत्र लंबा है,
हमारे 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्य का मामला है तो उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राज्य स्तर पर एक केंद्र स्तर पर हो गए, ये किस स्तर पर हो गए इनकी सहायता के लिए? केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर जैसे आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए, 3 सदस्यीय होता है मुख्य निर्वाचन, अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त। ये पदाधिकारी हैं, लेकिन जो उप निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी सहायता के लिए केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, इनकी सहायता करते हैं। अब देखिए केंद्र स्तर पर जैसे पूरे देश में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य 2 आयुक्त होते कार्य कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त हो गए, राज्य में इनकी सहायता के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। अब जब केंद्र हो गया, राज्य हो गया, जैसे आप समझिए जैसे जिलों से, जैसे जिला है, कई जिले मिलके राज्य बनाते हैं, कई राज्य मिलके तब देश बनाते हैं। जैसे हमारा देश भारत है तो इसमें 8 राज्य प्लस 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं। फिर इसमें कई जिले हैं, हर राज्य में अलग अलग। जैसे हम यूपी का लेते हैं, यूपी तो 75 जिले, तो अब हर जिले का भी एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिला स्तर पर। आप समझिए राज्य स्तर हो गया तो उसके बाद जिला से ही राज्य बना है, राज्य से देश। तो अब यहाँ देश में निर्वाचन आयुक्त इनकी सहायता के लिए उप करेंगे उप निर्वाचन आयुक्त। राज्य स्तर पर इनके राज्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। अब जिला स्तर पर जो जिलाधिकारी होता है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी मतलब जो डीएम साहब होते हैं, जिलाधिकारी, जो जिले का डीएम होता है वो जिला निर्वाचन अधिकारी माना जाता है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब आप समझिए कि देखिए बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप यहां से समझिए कि 3 सदस्य हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त। अब केंद्र स्तर पर इनकी सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करेंगे। उनको जिस राज्य का मामला रहेगा या स्वयं जाएंगे या वहां के राज्य निर्वाचन आयुक्त से सहयोग ले लेंगे। अब चाहे डायरेक्ट, चाहे राज्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से, चाहे देश वाले या राज्य वाले, जिला स्तर पर जो जिला अधिकारी होते हैं वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। चुनाव यही संपन्न कराते हैं, चुनाव यही संपन्न कराते हैं। चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी के पास होता है। ये गाइडलाइन जारी करेंगे, ये लोग इनका सहयोग करेंगे। लेकिन क्योंकि कई गांव से ब्लॉक बनता है, गांव को मिलकर ग्राम सभा बनती है, ग्राम सभा से ब्लॉक, ब्लॉक से तहसील और तहसील से जिला, ये भी एक इकाई है चरणबद्ध तरीके से। आप समझिए कि छोटे छोटे गांव मिलके 2 गांव, 4 गांव, 8 गांव, जनसंख्या के अनुसार एक ग्राम सभा, फिर उस ग्राम सभा को मिला के कई ग्राम सभाएं मिलके ब्लॉक, कई 1-2 ब्लॉक मिलके तहसील और तहसील जिला। तो सारा चुनाव निर्वाचन अधिकारी संपन्न कराता है। ये जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। यह अपने आप जो डीएम होगा वो मान लिया जाएगा, वो अधिकारी भी होता है। यह पूरे जिले में बूथ का निर्माण कराता है, बूथ बनता है और इस बूथ पर माध्यम से एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है। पीठासीन अधिकारी प्लस 3 अन्य मतदान अधिकारी, 3 अन्य मतदान अधिकारी की व्यवस्था करता है, प्लस सैन्य व्यवस्था या पुलिस। तो इतने लोग जो है जाके बूथ पर चुनाव कराते हैं।
ये लोग गाइडलाइन देते हैं। राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। वह जो जिले के अंदर के सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके पद के अनुसार, उनके वेतन के अनुसार वह एक 4 सदस्यीय टीम बनाता है, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी होते हैं, 3 मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये 4 लोगों की टीम होती है जो चुनाव कराती है। आप मतदान दिए होंगे, जाते होंगे तो वहाँ एक आगे सबसे पहले बैठे रहे एक पीठासीन अधिकारी होते हैं जो व्यवस्था संचालित करते रहते हैं, सहयोग भी करते रहते हैं। एक सबसे आगे बैठे व्यक्ति होते हैं जो मतदाता सूची में आपका नाम मिलाते हैं। उसके बाद अगला जाता है, वो आपका नाम लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, स्याही लगाते हैं। तीसरा जो है आपको वो क्या कहते हैं कि बैलेट यूनिट ऑन करते हैं। अब ग्राम पंचायत का चुनाव हो, बैलेट पेपर देते हैं, तो आप जाके मतदान करके बॉक्स में डाल देते हैं या बटन दबाते हैं। तो इस तरह 4 लोग मिलके चुनाव कराते हैं। सैन्य व्यवस्था ये उपलब्ध, सुरक्षा व्यवस्था शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए, और पीठासीन अधिकारी चुनाव समाप्त कराता है। यही वह कड़ी है जो ईवीएम से या बैलेट पेपर के डिब्बे से मतदान कराकर लाके जिले में जमा करता है और जिले से ही पूरा काम संपन्न होता है। तो ये रहा चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग का कैसे विस्तार है, कैसे चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ आप समझ लीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग की शक्तियाँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। अब एक समझिए कि यदि निर्वाचन संबंधित कोई भी मामला है तो चुनाव आयोग, और ज़्यादा विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हल किया जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो गया, चुनाव की निष्पक्षता की जांच करेगा, लेकिन कोई विवाद है, कोई मामला है, तो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चलेगा। आप इसको जान लीजिए कि चुनाव के विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। इसको भी आप जानते चलिए कि जैसे चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण हो रहा है, जो व्यवस्था निर्वाचन आयोग दे रहा है, लेकिन यदि कोई विवाद बन गया तो न्यायिक निर्णय वो जाके सर्वोच्च न्यायालय में होगा। अब आप समझिए कि इनके कार्य एवं शक्तियाँ, देखिए कई चीज़ें हैं। हम आपको एक वीडियो दिए थे, आप हमारे ज़्यादा आचार संहिता क्या होता है, परिसीमन आयोग क्या होता है, और आपके क्या कहते हैं कि कई चीज़ें जो चुनाव के समय काम आती है, कई बैलेट यूनिट, ये सब चीज़ें हम आपको बताए हैं, उस वीडियो में है। इसमें हम केवल आपको भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के विषय में जो प्रक्रिया है उसको हम आपको बता रहे हैं। अब इनकी शक्तियाँ, निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं उस पर हम चर्चा करते हैं कि इनके कार्य एवं शक्तियाँ। इनके कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य एवं शक्तियाँ। देखिए कार्य एवं शक्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो जो चीज़ें हम आपको बताएं उसको आप जानते रहिए कि इनके कार्य शक्तियों की सूची बहुत लंबी है। बस एक बार आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए, अगर विकल्प में वहाँ से प्रश्न आता है तो आप हल कर लेंगे। एक बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक पॉइंट आपको लिखाना, नोट कराना, वो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर जो बेसिक चीज़ें हम आपको बता रहे हैं उसके बाद जो भी स्रोत बुक है एक बार सरसरी निगाह से आप कार्य शक्तियाँ पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आप उत्तर देने जाते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं तो जो चीज़ें हमने आपकी इनकी संरचना, नियुक्ति, इनके कार्यकाल या इनकी जो सहायता कैसे करते हैं देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, यहीं से आपका काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी इनकी शक्तियों के बारे में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, जो चीज़ हम अपने आपको बताए हैं उसी में से कुछ चीज़ें घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आप समझिए कि इनके कार्य जो है, सबसे पहले प्रशासनिक कार्य भी, इनको प्रशासनिक शक्तियाँ भी मिली हुई हैं। कौन सी प्रशासनिक शक्तियाँ इनको मिली हुई हैं? इनको प्रशासनिक पावर भी मिला हुआ है। नंबर 2 सलाहकारी शक्तियाँ, यह सलाहकारी भी है, चुनाव कैसे हो उसकी क्या कैसे स्थिति हो, सलाहकारी शक्तियाँ भी इनको मिली हुई। अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक का मतलब क्या होता है कि जैसे चुनाव संबंधित जो विवाद है
उसका निपटारा तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन जैसे चुनाव के समय में जो विसंगति आती है, लोग निर्वाचन आयोग जाते हैं तो वहाँ से निर्णय भी देता है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो पूरा न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है। तो कहने का मतलब है कि इसको प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। चुनाव के समय में निर्वाचन आयोग सक्रिय हो जाता है, अपने स्तर से काम करता है, जिस व्यवस्था को जैसे चाहे उस व्यवस्था को चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए यूज कर सकता है, इसलिए इसको प्रशासनिक शक्तियाँ भी है। सलाहकारी, चुनाव को चलाने के लिए, चुनाव व्यवस्था को संपन्न कराने के लिए कहाँ किस तरह के सलाह दिशा निर्देश आवश्यकता है या इसको भी जारी करता है। अर्ध न्यायिक, कुछ विवादों जो चुनाव संबंधित है उसका निपटारा भी करता है। कुछ शक्तियां आप वैसे जान लीजिए कि जो आपके कथन कारण या एक दो में पूछ सकता है, उसको हम ऐसे बताते चलते हैं। जैसे चुनाव, सबसे पहला चीज उसमें प्रश्न बनता है कि कौन सी शक्ति नहीं है या कौन सी शक्ति है। तो कुछ चीजें आप जान लीजिए। जैसे चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराना, इसके कार्य क्या है? चुनाव को शांतिपूर्ण या निष्पक्ष तरीके से कराना, या निष्पक्ष तरीके से कराना। जो चुनाव हो वह शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष तरीके से हो, यह इसका मुख्य कार्य है। शक्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है। इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि राजनीतिक दल को मान्यता देना, राजनीतिक दल को मान्यता देना भी इसका काम है। मान्यता देना भी इसी का काम है। चुनाव, राजनीतिक दल को चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दल को, जो हमारे राजनीतिक दल हैं, दल को चिन्ह प्रदान करना इनका काम है। चिन्ह प्रदान करना, जैसे जो भी राजनीतिक दल है, किसी कमल है, किसी पंजा है, किसी हाथी है, किसी साइकिल है, किसी लालटेन है, किसी का हल है, जो कि पार्टी है, या जो निर्दल पार्टियां हैं वो भी चुनाव समय जो उनको चिन्ह मिलता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दल में चाहे पार्टी कोई भी हो, सबका चिन्ह प्रदान करना इन्हीं का काम होता है। और आचार संहिता लगाना इन्हीं काम है। जैसे चुनाव समय जो आचार संहिता लगती है, आचार संहिता लगाना भी इन्हीं का काम है। अब चुनाव के समस्त तैयारी, चुनाव की समस्त तैयारी इन्हीं का काम है। समस्त तैयारी का मतलब, जैसे जब चुनाव आता है तो क्या क्या होता है आप जान रहे हैं। अगर विकल्प में देता है तो आप उसको पकड़ लीजिए। तो चुनाव के समय की समस्त तैयारी का मतलब है कि चुनाव की डेट घोषित करना पहला काम, कब चुनाव होगा, कितने चरणों में होगा, फिर नामांकन कब होगा, पर्चा वापसी कब होगा, फिर चुनाव कब होगा, मतगणना कब होगी। तो इस तरह से जो भी प्रश्न की उनका कार्य तो आप कर सकते हैं। समस्त कार्य आप विकल्प के अनुसार पकड़ के काम कर सकते हैं। अब इस तरह से इसके बहुत सारे काम हैं। अन्य कार्य, जैसे आप समझिए प्रशासनिक सलाहकारी और न्याय, चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष कराना, दल को मान्यता देना, दल चिन्ह निर्धारित करना, आचार संहिता, चुनाव समस्त तैयारी की व्याख्या बहुत लंबी है। जैसे तिथि कब होगा, नामांकन कब होगा, पर्चा वापसी कब होगा, इस तरह से चुनाव लास्ट तक, रिजल्ट तक पूरी जिम्मेदारी रहती है। अन्य में बहुत सारे कार्य हैं। चुनाव से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं आप उसको कर सकते हैं। आप पेपर देने जा रहे हैं तो आप निर्वाचन आयोग के जो कार्य एवं शक्तियां हैं, जो भी बुक है, एक निगाह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद उसमें क्या होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा। फिर जितना हम आपको बताए हैं इतने से आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा निर्वाचन आयोग संबंधित भाग 15 अनुच्छेद 324 द्वारा चुनाव को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है।
केंद्र राज्य के लिए समान रूप से शक्तिशाली होता है। ग्राम पंचायत नगर निकाय का चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, इसको आप समझ रहे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, 3 सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक सिद्ध कदाचार समर्थक द्वारा हटाया जा सकता है। केंद्र स्तर पर उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं, राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिला अधिकारी जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है जो पीठासीन माध्यम से चुनाव संपन्न कराता है। और इनको प्रशासनिक सलाहकारी अर्धनैतिक बहुत सारे कार्य मिले हैं। अब इनके कार्य शक्तियाँ आप एक लाइन में सुन लीजिए कि राजनीतिक दल के मान्यता से लेकर चुनाव आवंटन से लेकर चुनाव को शांत और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जितनी भी व्यवस्था है सारी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की। हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम रिप्लाई करेंगे। और मुख्य चीज़ आप समझिए कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मन और बढ़ेगा, हम आपको और अच्छे से फीडबैक देंगे। जय हिंद, जय भारत।